दिस इज 92.7 बिग एफएम और मैं हूं अन्नू कपूर। आप सब महानुभावों का स्वागत करता हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। हर दिन की तरह आज भी कुछ अफसाने आपका दिल बहलाने के लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले उन पर एक नजर। आज पहली कहानी होगी संजीव कुमार की। बहुत शर्मीले थे। इस बात का खुलासा मैकमोहन ने कैसे किया पता चलेगा आज। दूसरी कहानी होगी मधुबाला की। एक डायरेक्टर ने मधुबाला के पिता से ये पूछ लिया कि आप इनके पिताजी हैं या बॉयफ्रेंड हैं। तीसरे नंबर पर होगा हमारा सेगमेंट तुमने पुकारा और हम चले आए। चौथे नंबर पर दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा अभिनेत्री विद्या सिन्हा को। पांचवें नंबर पर होगी रेखा और विश्वजीत की कहानी। रेखा और विश्वजीत के एक चुंबन दृश्य की कथा। और प्रोग्राम के अंत में 92.7 बिग एफएम के श्रोता का एक प्रश्न, जहां आज पूछा गया है हिंदुस्तान के पहले सिनेमा हॉल के बारे में। तो ये सब किस्से होंगे। करते हैं प्रोग्राम का शुभारंभ। संजीव कुमार फिल्मी जगत का एक ऐसा सितारा जो सफलता की ऊंचाइयां छूने के बावजूद ना तो कभी अपना घर बना सका और ना ही कभी अपना घर बसा सका। प्रेम के मामले में संजीव कुमार हमेशा असफल रहे। हेमा मालिनी, सुलक्षणा पंडित, लीना चंदावरकर और भी कुछ ऐसे नाम हैं जो इनके साथ रोमांटिक रूप से कहीं ना कहीं जुड़े रहे। एक्टर मैकमोहन बड़े करीबी थे और फिल्मालय एक्टिंग स्कूल में पढ़ाया करते थे। वो बताते हैं कि शुरू में संजीव कुमार बहुत शर्मीले स्वभाव के थे। लड़कियों से बात करने में कतराते थे। बहुत झिझक होती थी उन्हें लड़कियों से बात करने में। अक्सर मैकमोहन और उनके बाकी दोस्त इस बात को लेकर संजीव कुमार को छेड़ा भी करते थे। एक बार की बात है, संजीव कुमार एक नाटक में काम कर रहे थे। नाटक का नाम था शादी का प्रस्ताव, जहां एक सीन आता है जिसमें संजीव कुमार को प्ले की हीरोइन को शादी के लिए प्रपोज करना होता है। सबको लगता था, चिंता हो रही थी कि संजीव कुमार फंस गए। वो ये रोल, ये एक्ट ठीक से कर नहीं पाएंगे। मगर नाटक में जिस अंदाज से संजीव कुमार नायिका को प्रपोज करते हैं, उस नाटक की नायिका तो क्या, संसार की कोई भी लड़की उस नायक को मना नहीं कर सकती थी। नाटक के बाद मैकमोहन ने संजीव कुमार से कहा, तू स्टेज पर इतना अच्छा कैसे कर लेता है, वहीं तू रियल लाइफ में किसी लड़की से बात करते वक्त क्यों कंफ्यूज हो जाता है, क्यों डर जाता है, क्यों झिझक जाता है। इस पर संजीव कुमार का जवाब था, मैं एक्टिंग करते वक्त कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी बोल सकता हूं, लेकिन असल जिंदगी में ये काम मेरे बस का नहीं है। और हुआ भी ऐसे ही। उन्होंने अपने जीवन में जिस को शादी के लिए अप्रोच किया, प्रपोज किया, सब ने उन्हें मना कर दिया या बात कभी बन नहीं पाई। और संजीव कुमार अकेले ही जिंदगी जिए और अकेले ही इस दुनिया से चले गए। एक डायरेक्टर ने मधुबाला के पिता से कहा कि आप इसके बाप हो कि बॉयफ्रेंड? क्यों? बताऊंगा थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर, गोल्डन माइक्स आरजे ऑफ द ईयर अन्नू कपूर के साथ। मधुबाला के वालिद साहब अताउल्ला खां फिल्म की शूटिंग में मधुबाला को बहुत बंदिशों में रखा करते थे। हमेशा नजरें रखते उस पर, चाक चौबंद रहते। मधुबाला वही खाती थी जो वो कहते थे, उन्हीं लोगों से बात करती थी जिन्हें पिता की इजाजत होती थी। यहां तक कि पानी भी वो चर्च गेट के उसी कुएं का पीती थी जहां से उनके पिता चाहते थे। इसी वजह से सेट पर मधुबाला बहुत ही सहमी सी, सकुचाई सी, डरी हुई रहा करती थी। एक बार मधुबाला जब मुगले आजम की शूटिंग कर रही थी, तब भी उनके पिता का व्यवहार वैसा ही था, हमेशा की तरह। पिता बड़ी क्राइसलर कार से मधुबाला को लेकर सेट पर आते। पूरी शूटिंग में उनके सामने ही रहते, नजरें बनी रहती, काम के अलावा किसी से मधुबाला को बात करने नहीं देते। हर वक्त मधुबाला पर पहरा रखते, आसपास ही मंडराते रहते।
मधुबाला के बाप की इन्हीं आदतों से तंग आकर एक दिन डायरेक्टर के आसिफ ने उनके पिता से कह दिया, आप मधु के फादर हैं कि बॉयफ्रेंड? मधुबाला के पिता ने कहा, क्या मतलब है आपका? के आसिफ ने कहा, आप इसे थोड़ी देर के लिए अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? बाहर जाइए, थोड़ा घुमाइए, ताकि वो भी थोड़ी आज़ादी से सांस ले सके। वो कहीं भाग नहीं जाएगी और आप फिक्र ना करें, वो एकदम महफूज हाथों में है, महफूज जगह पर है। अताउल्ला खां को भी अब एहसास हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही निगहबानी और पहरेदारी कर रहे थे अपनी बेटी पर, और जिसका असर उसके काम पर भी होना शुरू हो गया था। इस घटना के बाद मधुबाला के पिता थोड़ा सुधर गए, थोड़ी चौकसी कम कर दी, जिससे मधुबाला के व्यक्तित्व में भी निखार आया और मधुबाला की परफॉर्मेंसेस में भी। आगे होगा हमारा सेगमेंट तुमने पुकारा और हम चले आए। हर बार की तरह आज भी मैं बात करूंगा हमारे 92.7 बिग एफएम के एक श्रोता से और जानूंगा उनकी कोई फरमाइश या मन की बात। बस थोड़ी देर में लौटता हूं। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर, गोल्डन माइक्स आरजे ऑफ द ईयर अन्नू कपूर के साथ। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम एंड वेलकम टू सेगमेंट तुमने पुकारा और हम चले आए। तो आज किसकी पुकार पे हम सामने हैं, देखते हैं। हेलो, नमस्कार, 92.7 बिग एफएम से अन्नू कपूर निवेदन कर रहा हूं, आप अपना परिचय दें। नमस्कार सर, मेरा नाम अजय दीप वाधवा। अच्छा अजय जी, कहाँ से बोल रहे हैं वाधवा साहब? मैं रांची झारखंड का रहने वाला हूँ और मैं गवर्नमेंट जी एम्प्लॉय हूँ। स्वागत है आपका। ये नया सेगमेंट हमने शुरू किया है, तुमने पुकारा और हम चले आए। मुझे तो सबसे ये अपने पर विश्वास है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर। जी नहीं जी अजय जी, बिल्कुल इस सेगमेंट के बहाने हम अपने श्रोताओं से जुड़ना चाहते हैं। बिल्कुल सर जी। सर, मैं आपका तब से फैन हूँ जब अंताक्षरी प्रोग्राम दिया करते, वो आपका बहुत हिट प्रोग्राम था। ये जब आपका सुनहरी यादें, जो सुनहरे पल आता है सर जी 92.7 में जी। और आपकी एक मूवी आई थी सर, अभी मैं मूवी का नाम भूला, जिसमें आप वो स्पर्म वाले जब कलेक्ट करते थे सर, जी विक्की डोनर सर। वंडरफुल मूवी सर, आपका रोल बिल्कुल, मतलब आपसे सीखा लाइक बबलिंग विद एनर्जी। धन्यवाद। परिवार में कौन कौन है अजय दीप जी? सर, मेरी वाइफ है जी, मेरी 2 बेटियां हैं, वाह वाह, घर में मम्मी है। वाह वाह। पेश खिदमत है दिल ने फिर याद किया। आज हम याद करेंगे मशहूर अदाकारा विद्या सिन्हा को। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर, गोल्डन माइक्स आरजे ऑफ द ईयर अन्नू कपूर के साथ। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। पेश है दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा विद्या सिन्हा को। विद्या सिन्हा का जन्म 15 नवंबर 1947 में बंबई में राणा प्रताप सिंह के घर हुआ, जो एक हिंदी फिल्म प्रोड्यूसर थे। विद्या सिन्हा ने 18 साल की उम्र से ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी। बाद में वो मिस बॉम्बे भी बनी और बहुत सारे विज्ञापनों में भी काम किया। उनका फिल्मों में डेब्यू रहा फिल्म राजा काका से, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। इस फिल्म का उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा। इसके बाद विद्या सिन्हा पर नजर पड़ी फिल्म मेकर बासु चटर्जी की। बासु चटर्जी ने उन्हें अपनी फिल्म रजनीगंधा में साइन किया। ये फिल्म बहुत कामयाब रही। इस फिल्म ने विद्या सिन्हा को रातों रात एक बहुत बड़ी स्टार बना दिया। विद्या सिन्हा की अगली कामयाब और चर्चित फिल्म थी छोटी सी बात। इस फिल्म को भी बासु चटर्जी ने बनाया था। इसके बाद विद्या सिन्हा ने और भी कई फिल्मों में बासुदा के साथ काम किया और बासुदा उनके मेंटर बन गए। तत्पश्चात विद्या सिन्हा ने जिन प्रमुख फिल्मों में काम किया वो फिल्में थीं इनकार, कर्म, मुक्ति, पति पत्नी और वो, तुम्हारे लिए, सफेद झूठ, सबूत, लव स्टोरी, किराएदार इत्यादि। विद्या सिन्हा उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से एक हैं जिनका फिल्मी करियर शादी के बाद शुरू हुआ। 1968 में विद्या सिन्हा का विवाह वेंकटेश्वरन अय्यर से हो गया था और उनका फिल्मी सफर शादी के 6 साल बाद 1974 में शुरू हुआ।
विद्या सिन्हा खासकर उन फिल्मों का हिस्सा रहीं जिनमें भारतीय मध्यम वर्ग को दर्शाया गया। 90 का दशक आते आते भारतीय मध्यम वर्ग हिंदी सिनेमा के हाशिए पर चला गया, जिसके बाद विद्या सिन्हा ने भी फिल्मों में काम करना लगभग बंद कर दिया। फिल्मों से विदा लेने के बाद विद्या सिन्हा अपने परिवार और बच्चों में मसरूफ हो गईं। 1996 में लंबी बीमारी के कारण उनके पति की मृत्यु हो गई। जीवन में खालीपन आ गया। 2001 में इस खालीपन को दूर करने ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर नेताजी भीमराव सालुंखे उनके जीवन में दाखिल हुए और विद्या सिन्हा ने एक नए जीवन की शुरुआत की उनके साथ। मगर कुछ सालों के बाद ही डॉक्टर सालुंखे के साथ भी उनका डिवोर्स हो गया। 2005 में उन्होंने फिर से काम करना शुरू किया, मगर इस बार उन्होंने बड़े पर्दे की जगह टेलीविजन सीरियल्स में काम किए। उनके प्रमुख टीवी शोज हैं 2005 में आई सीरियल काव्यांजलि, 2006 की ज़ारा, फिर नीम नीम शहद शहद, हार जीत, कबूल है जिंदगी इत्यादि। 2011 में फिल्म बॉडीगार्ड में भी काम किया और उनका अभिनय का यह सफ़र आज भी जारी है। हमारी मंगल कामना है कि वो ऐसे ही ऊर्जावान रहें और हम सबका मनोरंजन करती रहें, दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, यही प्रार्थना है। आगे कहानी होगी रेखा और विश्वजीत के एक किसिंग सीन की। सीन होने के बाद डायरेक्टर ने रेखा से कहा कुछ और किया कुछ और। किसिंग का ये किस्सा एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर, गोल्डन माइक्स आरजे ऑफ द ईयर अन्नू कपूर के साथ। फिल्म दो शिकारी की शूटिंग चल रही थी। फिल्म के निर्देशक थे कुलजीत पाल और मुख्य कलाकार थे विश्वजीत और रेखा। यह फिल्म रेखा की शुरुआती फिल्मों में से एक थी। शूटिंग का पहला दिन था। एक सीन शूट किया जा रहा था जिसमें रेखा और विश्वजीत को किस करना था। जब निर्देशक कुलजीत पाल इस सीन के बारे में रेखा की मां पुष्पावल्ली को बता रहे थे तो रेखा ने भी सुन लिया और खुद आगे बढ़कर बोली कि मुझे यह सीन करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं कर लूंगी। कुलजीत पाल ने यह किसिंग सीन शूट तो कर लिया, मगर रेखा से यह कह दिया कि अगर तुमसे कोई इसके बारे में पूछे तुम ऐसा कुछ कह देना कि फिल्म साइन करते हुए मुझे ये पता नहीं था। मुझे डायरेक्टर ने किसी ऐसे सीन के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। बाद में सेट पर पहुंचकर जब उन्होंने कहा कि इस तरह का सीन है तो मैंने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद डायरेक्टर ने बहुत रिक्वेस्ट की, प्रेशर डाला, जोर दिया, फिल्म का वास्ता दिया, तब मजबूरी में मुझे ना चाहते हुए भी ये चुंबन दृश्य करना पड़ा। बाद में रेखा ने ऐसा ही किया, मगर निर्देशक कुलजीत पाल ने खुद ही सारी सच्चाई के इंटरव्यू में बोल डाली। उन्होंने न सिर्फ ये बताया कि वो सीन रेखा ने अपनी मर्जी से किया, बल्कि ये भी बताया कि इस सीन के बाद जब लाइफ मैगजीन के कवर पेज के लिए एक फोटो चाहिए था तो कुलजीत पाल मतलब डायरेक्टर साहब रेखा और विश्वजीत को एक दूसरी जगह पे ले गए, जहां दोनों ने उसी सीन को मैगजीन के फोटो के लिए दोबारा शूट किया, मतलब स्टिल फोटोग्राफी के साथ। हमारे देश में किस करना इस तरह से बहुत बड़ी बात मानी जाती है। वही फोटो जब मैगजीन के कवर पेज पर किसिंग क्राइसिस इन इंडिया टाइटल के साथ छपा तो इसकी चर्चा पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हो गई, और फिल्म इंडस्ट्री में जो चर्चा होती है वो पूरे भारतवर्ष में होने लगती है। इस घटना से रेखा की मर्जी तो समझ में आ गई, मगर डायरेक्टर की मर्जी और उनकी नीयत क्या थी ये बात समझ में नहीं आई। कि एक तरफ तो उन्होंने रेखा से खुद ही कहा कि इस बात पे पर्दा डाल देना, और दूसरी तरफ खुद ही पर्दा उठा ली। शिमला से ज्योति मनराल ने पूछा है कि भारत का पहला सिनेमा हॉल कौन सा था और इसे किसने शुरू किया। ज्योति जी, आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनती रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर, गोल्डन माइक्स आरजे ऑफ द ईयर अन्नू कपूर के साथ। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।
शिमला से ज्योति मनराल जानना चाहती हैं भारत के पहले सिनेमा हॉल के बारे में। तो ज्योति जी, कलकत्ता का एल्फिंस्टन पिक्चर पैलेस भारत का पहला सिनेमा हॉल था। 1907 में इसे एक पारसी बिजनेसमैन जमशेदजी फरामजी मदन ने बनाया था। इसके पहले 1902 में जमशेदजी फरामजी मदन ने एल्फिंस्टन एंड बायोस्कोप कंपनी शुरू की, जहां साइलेंट फिल्में बनाई और दिखाई जाती थीं। लेकिन ये शोज टेंट्स में हुआ करते थे और ये टूरिंग हुआ करता था पूरा का पूरा, जिसका समय और स्थान बदलते रहते थे। 1907 में इन्होंने कलकत्ता में एल्फिंस्टन पिक्चर पैलेस बनाया, जिसे हम भारत का पहला स्थायी सिनेमा हॉल कह सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारे श्रोता शिमला की ज्योति मनराल इस जवाब से, उत्तर से संतुष्ट होंगी। आज के प्रोग्राम को यहीं विराम देता हूं। फिर मिलेंगे इसी शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। चलता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर, गोल्डन माइक्स आरजे ऑफ द ईयर अन्नू कपूर के साथ।